बहुत बहुत स्वागत है बच्चा पार्टी कंसोलिडेशन के एक और लेक्चर के अंदर। आइए चला, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कंसोलिडेशन की बैलेंस शीट बनाने के लिए 7 स्टेप्स हैं, जिसमें से 3 मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझा दिए थे, वो जरूर जा करके देखें। बाकी के 4 इस लेक्चर में बताऊंगा। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, क्योंकि बैलेंस शीट बनाने की ट्रिक वो आपको अगली वीडियो में आएगी, वो मैं चाहूँगा सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए पिछले 3 स्टेप्स की रिवीजन करवा देता हूँ और बाकी के 4 स्टेप्स भी आपको बता देता हूँ इस लेक्चर के अंदर। ठीक है सर ये चल क्या रहा है आपका पूरा ये भाई, ये मैं 35 घंटे में पूरा एडवांस अकाउंट्स करा रहा हूँ, शुरू से लेकर एंड तक, कॉन्सेप्ट भी और 100 टॉप क्वेश्चंस जो पेपर में आते हैं। इससे बाहर पेपर में नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट यूट्यूब पर मिल जाएगा, क्वेश्चंस, नोट्स की हार्ड बुक, RTP PYQ ये सब इंक्लूड है 35 घंटे में। वो आपको उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन से नॉमिनल से प्राइस वाला बैच हो ज्वाइन करना पड़ेगा, या DM भी कर सकते हो ऊपर दिए गए नंबर पर। कंसोलिडेशन का क्वेश्चन करने के लिए 7 स्टेप्स। पहला स्टेप, सबसे पहले निकाल लो होल्डिंग के पास सब्सिडरी के एक्जैक्टली कितने प्रतिशत शेयर हैं, जिसका फॉर्मूला है शेयर्स हेल्ड बाय होल्डिंग डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स इशूड बाय सब्सिडियरी इनटू 100। दूसरे स्टेप पर आपको डिविडेंड का ट्रीटमेंट करना होता है। कौन सा डिविडेंड? जो सब्सिडरी द्वारा होल्डिंग को दिया जाता है। अगर वो डिविडेंड सब्सिडरी ने होल्डिंग को दिया है प्री एक्विजिशन रिजर्व प्रॉफिट, यानी होल्डिंग द्वारा उसके शेयर खरीदे जाने वाले दिन से पहले ही जो रिजर्व प्रॉफिट का पैसा उसके पास मौजूद था उसमें से, तो प्यारे बच्चों ये कैपिटल रिसीट है। सब्सिडरी की एंट्री होगी P&L टू बैंक, होल्डिंग की एंट्री होगी बैंक टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से एडजस्ट करेंगे। और गलती से अगर होल्डिंग ने बैंक टू इन्वेस्टमेंट की जगह बैंक टू P&L कर दिया है, क्वेश्चन में लिखा है रॉन्गली क्रेडिट टू P&L बाय होल्डिंग कंपनी, तो करेक्शन एंट्री पास करेंगे P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। और अगर सब्सिडरी ने होल्डिंग को डिविडेंड दिया है, होल्डिंग द्वारा उसके शेयर खरीदे जाने वाले के दिन के बाद वाले रिजर्व प्रॉफिट के पैसे में से, तो ये पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड कहलाता है। रेवेन्यू रिसीट की एंट्री सब्सिडरी के यहाँ तो वही होगी P&L टू बैंक, होल्डिंग के यहाँ बैंक टू P&L, इन्वेस्टमेंट नहीं P&L क्रेडिट होगा इस पर। तीसरे स्टेप पर हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालते हैं, यानी होल्डिंग ने सब्सिडरी के शेयर्स खरीदने के लिए जो पे किया, यानी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और उन शेयर्स की एक्चुअल में जो वैल्यू है यानी इंट्रिंसिक वैल्यू, उन दोनों को कंपेयर करते हैं। अगर COI कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, पे ज़्यादा किया है, तो गुडविल है। और अगर इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है, हाथ ज़्यादा लगा है, वैल्यू ज़्यादा है चीज़ की, पे कम किया है, तो कैपिटल रिजर्व। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन होती है बस। अगर अभी जो सेकंड स्टेप पे मैंने बताया कैपिटल रिसीट वाला डिविडेंड है, तो उस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से होल्डिंग का डिविडेंड माइनस कर देना, फिर उसे इंट्रिंसिक वैल्यू से कंपेयर करना। इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए सब्सिडरी की शेयर कैपिटल प्लस सब्सिडरी के प्री एक्विजिशन वाले रिजर्व प्रॉफिट प्लस सब्सिडरी का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट माइनस सब्सिडरी का रिवैल्यूएशन लॉस, ये जो फिगर आएगी इसकी मल्टीप्लाई कर देना, जो पहले स्टेप पर हमने निकाला था परसेंटेज शेयर्स हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो सभी रिजर्व्स को प्री एक्विजिशन माना जाता है। चौथे स्टेप पर बच्चा पार्टी आपको एसेट की रीवैल्यूएशन करनी है, अगर क्वेश्चन में है तो ठीक है सर। कई बार क्वेश्चन में क्या गिवन होता है कि भाई अपना 30 जून को रिवैल्यूएशन हुआ और मशीनरी की वैल्यू हो गई 1.5 लाख रुपए। 30 जून को रिवैल्यूएशन हुआ और सब्सिडरी की मशीनरी की वैल्यू आ गई 1,50,000 रिवैल्यूएशन के बाद। और प्यारे बच्चों जो हमारा कंसोलिडेशन होता है वो तो होता है 31 मार्च को। तो क्या करते हैं बच्चे, भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं सर? वो 30 जून को जो नई फिगर निकल के आई है 1,50,000, 1.5 लाख रिवैल्यूड फिगर जो निकल के आई है, उसमें से 30 जून से लेकर 31 मार्च तक का डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है। स्टेप 4 पर ये चीज ध्यान रखना, ये बच्चे भूल जाते हैं। रिवैल्यूड वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन फ्रॉम द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन यानी 30 जून टिल कंसोलिडेशन डेट यानी 31 मार्च। अप्रैल मई जून 3 महीने बीत गए थे ऑलरेडी। 30 जून को ताजा वैल्यू दे दी, बिल्कुल रिवैल्यूड फिगर दे दी 1,50,000, बिल्कुल ताजा वैल्यू दे दी। ठीक है, अब बच्चा सोचता है ताजा फिगर आई है, रिवैल्यूएटेड फिगर है, सीधा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में उठा के लिख दो। नहीं, रिवैल्यूएशन डेट 30 जून से लेकर कंसोलिडेशन डेट 31 मार्च तक का डेप्रिसिएशन, उस नई फिगर 1.5 लाख में से माइनस करना ना भूलें। चौथे स्टेप पर यह कार्य करना है। ठीक है सर। पांचवा स्टेप एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन। एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन सर ये क्या है? एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन क्या है? प्यारे बच्चों अगर तुम बताओ एक बात, मान लीजिए रिवैल्यूएशन हुआ और एसेट की वैल्यू बढ़ गई रिवैल्यूएशन पर, तो जब हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे रिवैल्यूड फिगर पर तो वो भी ज्यादा आएगा या नहीं? नॉर्मल वैल्यू थी मशीनरी की 1,20,000, अगर रिवैल्यूएशन नहीं करते तो सारे पीरियड का डेप्रिसिएशन 1,20,000 पर ही निकलता। बिल्कुल ठीक सर। हमने रिवैल्यूएशन किया और एसेट की वैल्यू हो गई 1,50,000, तो अब 1,50,000 पर डेप्रिसिएशन निकलेगा। बोलो यस सर, नो? यस सर। तो डेप्रिसिएशन ज्यादा आएगा या नहीं आएगा? हाँ सर, डेप्रिसिएशन ज्यादा आएगा। रिवैल्यूएशन पे अगर एसेट की वैल्यू बढ़ गई है तो डेप्रिसिएशन भी बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है, एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो डेप्शन भी बढ़ेगा। तो पांचवें स्टेप पर हम ये कंपैरिजन करते हैं कि अगर रिवैल्यूएशन ना हुआ होता तो पूरे साल का कितना डेप्रिसिएशन निकल के आता एसेट का।
और रिवैल्यूएशन हुआ है तो अब कितना डेप्रिसिएशन निकल करके आ रहा है एसेट का पूरे साल का, दोनों को कंपेयर करते हैं। और अगर रिवैल्यूएशन के बाद डेप्रिसिएशन ज्यादा निकल के आता है तो जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन है उसे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडरी में से माइनस कर देते हैं। और रिवैल्यूएशन पे वैल्यू घट गई है, डेप्रिसिएशन कम निकल के आता है, तो क्या करना होता है, तो भैया वाइस वर्सा कर देते हैं, ऐड कर देते हैं सब्सिडरी के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में, ऐड कर देते हैं, वाइस वर्सा लिखा हुआ है। यानी प्यारे बच्चों, चौथे स्टेप पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन हुआ है तो रिवैल्यूएशन की डेट से लेकर कंसोलिडेशन की डेट तक का डेप्रिसिएशन एसेट की रिवैल्यूड फिगर में से माइनस करना ना भूलें। फिर पांचवें स्टेप पर आपको एक कंपैरिजन करना है कि अगर रिवैल्यूएशन ना हुआ होता तो पूरे साल का कितना डेप्रिसिएशन बनता है एसेट का, रिवैल्यूएशन हुआ है तो पूरे साल का कितना डेप्रिसिएशन बन रहा है एसेट का, और अगर डेप्शन रिवैल्यूएशन के बाद ज्यादा आ रहा है तो सब्सिडरी के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में से माइनस कर दो, कम आ रहा है तो सब्सिडरी के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में प्लस कर दो। यह स्टेप नंबर 5, यह स्टेप नंबर 5 बच्चा पार्टी। ठीक है सर, और ये हर एसेट के लिए अलग अलग करना है हमें। अगर एक से ज्यादा एसेट्स का रिवैल्यूएशन हुआ है तो सबके लिए एक्स्ट्रा डेप्शन स्टेप 5 अलग अलग लगेगा। स्टेप नंबर 6, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडरी का ट्रीटमेंट अलग लिख लेते हैं। ये क्या है सर, होल्डिंग द्वारा सब्सिडरी के शेयर खरीदे जाने वाले दिन के बाद जो प्रॉफिट्स सब्सिडरी ने जनरेट किए हैं, पैदा किए हैं, उन्हें पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडरी कहते हैं। स्टेप नंबर 6 पर इनका अलग से ट्रीटमेंट कर लेते हैं। इसमें जो होल्डिंग कंपनी का हिस्सा है उसे निकाल करके कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के रिजर्व सरप्लस के नोट्स टू अकाउंट्स में लिख देते हैं। क्यों, ये पॉइंट भी बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए हमने इसे स्टेप 6 में ले लिया है। आई रिपीट वंस मोर, होल्डिंग द्वारा सब्सिडरी के शेयर्स खरीदे जाने वाले दिन के बाद जो प्रॉफिट्स सब्सिडियरी ने पैदा किए हैं उसमें जो होल्डिंग का हिस्सा बनता है उसे निकाल करके कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के रिजर्व सरप्लस वाले नोट्स टू अकाउंट्स में लिख डालो। स्टेप नंबर 6 पर मान लीजिए होल्डिंग ने सब्सिडरी के शेयर खरीदे 30 जून को, और 30 जून के बाद साल खत्म होने तक सब्सिडरी ने 1 लाख के प्रॉफिट्स पैदा किए हैं। तो उस 1 लाख के प्रॉफिट में मान लो होल्डिंग के पास 70% हिस्सा है, 70% शेयर है सब्सिडरी के, तो 1 लाख में होल्डिंग का हिस्सा कितना बना, 70,000। उस 70,000 को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ रिजर्व सरप्लस में जाकर के लिख दो। और 7वां स्टेप बच्चा पार्टी, माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन अलग से। माइनॉरिटी कौन होते हैं, होल्डिंग ने सब्सिडरी के 70% शेयर खरीद रखे हैं उसे कहेंगे होल्डिंग, जिसके पास 50 से ज्यादा परसेंट शेयर है वो है होल्डिंग, और बाकी जिसके पास है, बाकी 30% जिसके पास है उन्हें माइनॉरिटी कहते हैं, उन्हें माइनॉरिटी कहते हैं। 7वें स्टेप पर माइनॉरिटी की पूरी कैलकुलेशन करके लिख लेते हैं, क्योंकि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस के नीचे एक हेडिंग अलग से बनानी पड़ती है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कि जिनके पास 30% शेयर्स हैं उनकी क्या होल्ड है कंपनी के ऊपर, उनका कितना पैसा कंपनी में लगा हुआ है, वो वहां पर लिखना होता है, जिसका फॉर्मूला है सब्सिडरी की शेयर कैपिटल प्लस प्री और पोस्ट दोनों प्रकार के रिजर्व प्रॉफिट, यानी प्री एक्विजिशन रिजर्व प्रॉफिट भी, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व प्रॉफिट भी। होल्डिंग द्वारा सब्सिडरी के शेयर खरीदे जाने वाले दिन ऑलरेडी जो रिजर्व प्रॉफिट सब्सिडरी के पास मौजूद थे वो भी, और उसके बाद वाले भी, सब प्लस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अगर हुआ है तो माइनस रिवैल्यूएशन लॉस अगर हुआ है तो जो भी फिगर आए उसमें मल्टीप्लाई कर देना जितने परसेंट शेयर माइनॉरिटी के पास। काम खत्म, पैसा हजम, खेल खत्म। ये 7 स्टेप्स हैं बच्चा पार्टी, ये 7 स्टेप्स हैं बच्चा पार्टी। दिस इज इट, दिस इज इट। चलिए चलिए, तो आज जो 4, 5, 6 और 7 स्टेप करवाए हैं उन्हें, चौथे नंबर पर अगर एसेट का रिवैल्यूएशन हुआ है तो रिवैल्यूएशन की डेट से लेकर कंसोलिडेशन की डेट तक का डेप्शन माइनस करना ना भूलें। 5वें स्टेप पर अगर रिवैल्यूएशन नहीं हुआ तो क्या डेप्शन आता है पूरे साल का एसेट का, रिवैल्यूएशन हुआ है तो उसकी वजह से क्या डेप्शन आ रहा है पूरे साल का एसेट का, कंपेयर करो, ज्यादा आ रहा है तो सब्सिडरी के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में से माइनस करो, कम आ रहा है तो ऐड कर दो। छठे नंबर पर सब्सिडरी के पोस्ट एक्विजिशन वाले जो प्रॉफिट है उसमें होल्डिंग का जो हिस्सा है उसे निकालो और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के रिजर्व सरप्लस के नोट टू अकाउंट में लिख दो। 7वें नंबर पर माइनॉरिटी इंटरेस्ट की पूरी कैलकुलेशन कर लो, क्योंकि बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस के नीचे से अलग हेडिंग में शो करना होता है, जिसका फॉर्मूला है सब्सिडरी की शेयर कैपिटल प्लस प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व प्रॉफिट सब प्लस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट माइनस रिवैल्यूएशन लॉस, जो भी आए गुना कर दो किससे, जितने परसेंट शेयर माइनॉरिटी के पास है उससे। अगले लेक्चर में पूरे 7 स्टेप रिवाइज भी करवा दूंगा और बैलेंस शीट की ट्रिक दे दूंगा जो नीचे लिखी हुई है। फिर उसके बाद क्वेश्चन। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, कमेंट करो, अब की बार इंटर पार बैच जरूर ले लो, 100 नंबर 100 क्वेश्चंस में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।